ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक के तहत डेविड हार्डीमैन को तैयार करेंगे। डेविड हार्डीमैन को आपके सिलेबस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जगह प्रयोग किया जा सकता है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न, डेविड हार्डीमैन से बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी तक बने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं है। जो मुख्य प्रश्न है वो एक ही है कि उनका परिप्रेक्ष्य कौन सा है, किस दृष्टिकोण से उन्होंने चीज़ों का अध्ययन किया है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो आप बता देंगे कौन सा है। दलितवादी उपागम माना जाता है उनका। ठीक है, दलितवादी उपागम हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो ये उनकी सोच है पर्सपेक्टिव्स की। इसको इंग्लिश में सब अल्टरन स्टडीज कहा गया है। ठीक है, सब अल्टरन का अर्थ होता है अधीनस्थ समूह अध्ययन भी कहेंगे। अगर परिप्रेक्ष्य देखना है तो अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य भी इनको कहा जा सकता है, जिसके फाउंडर भारत में तो कम से कम रणजीत गुहा हैं। रणजीत स्टडी किया है, तो कई बार प्रश्न रणजीत गुहा से भी बना है कि निम्नलिखित में से कौन दलितवादी परिप्रेक्ष्य का समर्थक है। तो रणजीत गुहा फाउंडर हैं। दलितों को प्रमोट करने में अलग बात है कि बी आर अम्बेडकर का नाम है, लेकिन उनके पास कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, वो दलितों का ही भला चाहते हैं, तो इसलिए वो भी सबअल्टरन है ना। लेकिन एज सच कोई स्टडी डेविड हार्डीमैन के पास है समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविड हार्डीमैन बेसिकली इतिहासकार है। ठीक, इतिहास को देखने का नजरिया उनका सब अल्टरनवादी रहा है। ठीक, अगर उनकी पद्धति पूछी जाए, अप्रोच पूछी जाए, पद्धति पूछी जाए तो एथनोग्राफिक है। एथनोग्राफिक स्टडीज क्या होती हैं? ऐसी स्टडीज एथनोग्राफिक कहलाती हैं जिसमें कर्ता अतीत का अध्ययन करता है, और अतीत के अध्ययन के लिए क्या करता है वो आर्काइवल कहते हैं इसको। आर्काइव्स यानी आर्काइव्स में जाके बैठेगा, पुराणों को पढ़ेगा, या और जो ओल्ड टेक्स्ट है उसके बारे में स्टडी करेगा, तो आर्काइवल कहते हैं इसको, है ना। तो एथनोग्राफिक आर्काइवल अप्रोच से उन्होंने स्टडी की है। ठीक, और इसके लिए वर्क भी किए हैं, क्षेत्रीय अध्ययन भी किए हैं, अनुसंधान किया। अपनी बात को जो उन्होंने माना है उसके लिए उन्होंने सॉलिड रीजन भी दिया है, या क्षेत्रकारी की है। क्षेत्रकारी का अर्थात जो काम अवलोकन के पर अनुसंधान किए जाते हैं तो हम फील्ड वर्क कहते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। फील्ड वर्क के लिए उन्होंने दक्षिण एशिया को चुना, साउथ एशिया। ठीक है, और साउथ एशिया में भारत भी पड़ता है, तो इंडियन कंटेक्स्ट भी देखेंगे उनका। इंडिया में उन्होंने किस चीज को चुना जहां दलित, या दलित होते कौन है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भाई दलित माने आदिवासी भी दलित है। ठीक है, निम्न जाति का व्यक्ति भी दलित है, कृषक भी दलित है, और मजदूर भी दलित है। दलित का मतलब यहाँ निम्न जाति से नहीं है, दलित का मतलब अधीनस्थ से है। तो समाज का वो वर्ग जो उच्चस्थ या उच्च वर्ग द्वारा, प्रभु वर्ग द्वारा दबाया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो, वो अधीनस्थ है। तो इसलिए दलितवादी परिप्रेक्ष्य और अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा डिफरेंस है अगर शब्दों के आधार पर देखें। सबअल्टरन का मतलब कोई डिफरेंस नहीं। सबअल्टरन का तो मतलब है समाज को किसके नजरिए से देखो, जो समाज का निम्न वर्ग है उस नजरिए से देखो। अब निम्न वर्ग में तो जाहिर सी बात है आदिवासी भी हैं, निम्न जातियां भी हैं, कृषक भी हैं, मजदूर भी हैं, और महिलाएं भी हैं। कमोवेश हर समाज में महिलाओं का जो स्तर है, वो सामाजिक स्तर, वो थोड़ा सा निम्न माना गया, कंपैरेटिवली पुरुष की तुलना में थोड़ा सा निम्न है। क्लियर है? तो सबअल्टरन स्टडीज का मतलब परिप्रेक्ष्य नहीं होता। अंबेडकर जहां केवल दलित, अंबेडकर के दलित और मजदूर ही केंद्र में है ना, कृषक के केंद्र में नहीं है, आदिवासी बहुत ज्यादा केंद्र में नहीं है। इसलिए दोनों में फर्क समझ लो आप, है ना। तो जो सबअल्टरन अप्रोच अपनाएगा वो समाज को इनके दृष्टिकोण से देखना पसंद करेगा। जो केवल दलितवादी होगा वो दलितों के प्रमोशन की बात करेगा। लेकिन हैं सब अल्टरन पर्सपेक्टिव के लोग। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि दलित कौन है,
समाज का जो वंचित वर्ग है, मार्क्स का जो वंचित वर्ग है वही क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस अल्टरन सबअल्टरन के फॉलोअर्स होंगे, चाहे वो रंजीत गुहा हो, सब पर मार्क्स का प्रभाव भी होगा, क्योंकि सबसे पहले दलितों की बात किसने की, दलित जातियों की, मार्क्स बात करता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मार्क्सवादी भी, मार्क्सवादी ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने तो केवल मजदूरों की बात करी। अगर दायरे को पढ़ा तो फिर ये लोग भी, तो मार्क्स केवल मजदूरों का अध्ययन है, और जबकि मार्क्सवादी इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ आरंभिक डेटा है। जब भी मैं डेविड कहूं तो डेविड हार्डीमैन मान के, ये डेविड हार्डीमैन की ही चर्चा हो रही है। ठीक है, प्रश्न बन चुका आपका मैक्सिमम। अब थोड़ा सा इन चीजों को समझते हैं कैसे किया उन्होंने काम। तो हम क्षेत्र कार्य की बात कर रहे थे, फील्ड वर्क की बात कर रहे थे। तो उन्होंने पश्चिम तटीय भारत चुना, यानी पश्चिम तट। पश्चिम तट का मतलब कोंकण तट मुख्यतः उनके हिस्से में आया। कोंकण तट जाहिर सी बात है गुजरात के कुछ जाता है, और कहां तक जाता है, तक जाता है ना। तो यहां रहने वाले कुछ समुदायों का अध्ययन किया है। और एरिया अगर देखेंगे, अगर कोंकण तट के अलावा तो पालघाट, दर्रे भी देखे आपने, पालघाट याद होंगे आपको। तो पालघाट के आदिवासियों का अध्ययन है। तो एक एरिया पालघाट का है और दूसरा एरिया गुजरात का है। गुजरात में, दक्षिण गुजरात में खेड़ा, खेड़ा आंदोलन आपको याद होगा, वहां के अध्ययन भी हैं। तो एरिया उनके पास ये पकड़ेंगे आप, दो एरिया हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ए आर देसाई और रंजीत गुहा या डेविड हार्डीमैन, ये लोग ये मान रहे हैं कि भारत में जो भी परिवर्तन आए, जो भी राष्ट्रवाद विकसित हुआ, जो देश मजबूत हुआ, उसमें दलितों की या निम्न वर्ग की कितनी भूमिका, काम कैसे हुआ है। तो रंजीत सिंह ने, सॉरी, ए आर देसाई ने कभी उसको सबल्टन तो नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि समाज का जो पूरा विभिन्न वर्ग है उनका योगदान कैसे है। उन वर्गों में जो दलित हैं, निम्न, उनको उनको किन लोगों ने पकड़ लिया, इन लोग। ये लोग मानते हैं कि भारत की आजादी में गांधी अकेले जिम्मेदार नहीं है। गांधी यहाँ उच्च वर्ग या एलिट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई लोगों ने तो उनको पूंजीपति होने का आरोप भी लगा दिया। दृष्टिकोण से इतिहास नहीं देखना है, किसके दृष्टिकोण था, निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोगों ने कैसे भूमिका निभाई। इसलिए हार्डीमैन के परिप्रेक्ष्य में शक्ति संरचना का प्रभाव भी दिखाई देता है। शक्ति संरचना का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा कि पावर स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है। खैर, आगे चीजें हैं। और कौन कौन प्रभावित करता है हार्डीमैन को। तो ईपी थॉमसन मार्क्सिस्ट है, ये इनका प्रभाव है। ठीक है, माइकल फोकॉल्ट का प्रभाव है। और अमेरिका में कब वहां के गुलामों को अमेरिका के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक मान लिया गया। तो उनमें स्टडी करने वाले कौन लोग हैं, एलिजाबेथ कॉक्स, बहुत बड़ा नाम है ए कॉक्स का, और यूजेन जेनोबस। तो कॉक्स वर्ल्ड पॉपुलर आदमी है। एक को आप पढ़ चुके हैं, माइकल फोकॉल्ट, याद है माइकल फोकॉल्ट की बात किस संदर्भ में की थी, शक्ति के संदर्भ में, याद है। तो जब शक्ति की बात करेंगे तो माइकल फोकॉल्ट से प्रभावित दिखाई देगा। डेविड हार्डीमैन माइकल फोकॉल्ट से प्रभावित, जैक्स देरिदा से भी प्रभावित हैं। जैक्स देरिदा किसकी बात करते हैं, टेक्स्ट की, विखंडनवाद की बात करते हैं। तो कहते हैं सत्य वो नहीं है जो उच्च वर्ग ने दिखाया, सत्य वो है, चर्चा करिए, जो दीजिए। तो दलितों ने या निम्न जातियों ने भी देश को आजाद, बड़ा योगदान दिया है। क्लियर है। डेविड हार्डीमैन समाजशास्त्र को, इतिहास को और देश की आजादी को, सबको एक साथ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
ये तो उनके बैकग्राउंड की बात हो गई, किसका प्रभाव है, कैसे क्या है। ये मैंने एरिया आपको दिखा दिया, यहाँ पर सब कुछ आपको लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। ये एक्चुअली थर्मोग्राफिक नहीं है, ये एथनोग्राफिक होगा शब्द जो आप देख रहे हैं ना, क्या है वो, एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक क्योंकि हिंदी में नरजातीय शास्त्र कहते हैं, ठीक है। और सोर्स मैंने आपको बताया था कैसे रहे, आर्काइवल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अर्थात इतिहास अतीत में जाना और वहां से संबंधित साहित्य एथनोग्राफी कहलाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसी थ्योरी को जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो इतिहास में जाकर, एसोसिएट थ्योरी विद एक्शन कहा गया है समाजशास्त्र में। एक्शन की फील्ड वर्क कर रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब यहां पर है कि आपने उस समय में जाकर अध्ययन करने की बात कही है। तो इसलिए ऐसे लोग जो एथनोग्राफर्स हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, उनकी मजबूरी है कि एथनोग्राफिक भी होंगे, क्योंकि वो अतीत में जाकर अध्ययन करेंगे तो एथनोग्राफी को ही फॉलो करना पड़ेगा उन्हें। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने भी बताया, एरिया कहाँ है, महाराष्ट्र का पालघर है, आदिवासी का अध्ययन है। पुस्तक जरूर लिखिएगा, एक आर्टिकल भी, आदिवासी असर्शन इन साउथ गुजरात, ठीक है, देवी मूवमेंट। असर्शन मान आंदोलन, तो आदिवासियों का विद्रोह का नाम है क्या, देवी मूवमेंट। ये सुधार आंदोलन, ये कैसा आंदोलन माना गया है, सुधारवादी आंदोलन माना गया है। देवी कौन है यहाँ पर, तो देवी पालघर के उन आदिवासियों की एक देवी है, ठीक, जिसका मोटिवेशन लेकर क्या किया गया था, समाज सुधार प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। क्या सुधार, समस्या क्या थी, तो समस्या को समझिए। समस्या है, एक तरफ आदिवासी यानी निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, और एक ऊपर उच्च या प्रभु वर्ग है। इस उच्च प्रभु वर्ग में जमींदार, साहूकार और शराब माफिया है, जो कि पारसी हैं। सारी बातें आगे लिखी हैं, बस मैं आपको समझाने की, ये सब लाइन बाय लाइन आपको आगे मिल जाएगा। तो आदिवासी अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, ठीक। मुक्ति कैसे मिले, समस्या क्या है, तो दो मुख्य समस्याएं, जिसमें से एक समस्या सबसे बड़ी है, वो है मद्यपान। ये तीनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, इस मद्यपान को बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, ये बढ़ावा दे रहे हैं उनको, उनकी पावर में डेवलपमेंट हो रहा है। ये वहां की डोमिनेंट कास्ट है बेसिकली। जमींदार और साहूकार कौन है, वहां के पाटीदार हैं, ठीक है। तो बिना पाटीदारों के गुजरात की पॉलिटिक्स असंभव है। कौन सा लड़का चमका अभी पिछले 4-5 सालों में, हार्दिक पटेल, क्लियर है। तो बघेल और पाटीदार दो ही संस्था लोग वहां डोमिनेट, इस व्यवस्था को आप समझें। तो ये लोग उस दौर में, अच्छा ये स्थिति कब की है, ये स्थिति 1921-22 की है लगभग, ठीक। तो उनकी जो टारगेटेड एरिया है हार्डीमैन के, देवी मूवमेंट, तो ये है, क्वेश्चन बन सकता है देवी मूवमेंट से। लेकिन उन्होंने अपना जो टाइम स्पान लिया है, किसने, हार्डीमैन ने, कब से कब तक के लिए है, 1917, यानी गांधी के आगे लेकर 1934 तक, यानी 7 जहां गांधी पीक पर हैं। 32 का गांधी का भारत में क्या हुआ है, प्रभाव कम हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी बन गई, तो बहुत बड़ा प्रभाव माना गया कि गांधी का प्रभाव कांग्रेस पे अब पकड़ कमजोर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री की समझ जरूरी है। एरिया भी तो होगा, टाइम स्पान ये है, उस टाइम स्पान में आप देख रहे हैं कौन आ गया, देवी मूवमेंट भी आ गया। आगे बात ये भी कहां से आ रही है इसमें, तो इन लोगों ने जो शमन होते हैं यहाँ पर, यानी ओझा, उन्होंने इस चीज को, धर्म को किससे जोड़ दिया, इस समस्या से, और कहा कि देवी का मानना है कि तुम लोग इसलिए हो कि देवी नाराज है। बोला क्या परेशानी है, तो आपको जानना चाहिए कि उस समय क्या परेशानी थी वहां पर। वहां परेशानी किस चीज की थी, स्मॉल पॉक्स
स्मॉल पॉक्स, क्या कहते हैं इसको यार हिंदी में? चेचक बोलते हैं शायद, चेचक ही बोला जाता है। तो क्या फैला हुआ था? चेचक, कोस्टल रीजन में। तो माना गया चेचकों का इलाज कैसे किया जाता है? देवी। तो चेचक इसलिए क्यों नाराज है? क्योंकि तुम लोग मद्यपान कर रहे हो और मीट खा रहे हो, इससे देवी मूवमेंट हो गया। इसलिए देवी नाराज हो जाएगी, देवी प्रकोप लौट देगी, इसलिए क्या करो, ये सब छोड़ दो। तब नाम पड़ा इसका क्या? देवी आंदोलन। आगे कहानी समझ में पूरी? ठीक। ये सब आपको आगे कहानी के तौर पर मिल जाएगा। अब इसका दूसरा मिशन क्या देखा? अब वहां उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रभुत्व निर्मित किया गया है। किन लोगों ने? इन तीन लोगों ने प्रभुत्व निर्मित किया है। इन्होंने अपना मूल्य विकसित किए हैं कुछ, यहां ले लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं। अब वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शक्ति संबंध निर्मित हो रहे हैं यहां पर। ठीक। तो जो प्रभु वर्ग है वो अपने कुछ मूल्य विकसित कर रहा है। उन मूल्यों को जो निम्न वर्ग है वो क्या मान रहा है? आदर्श। याद आ रहा है कुछ? निवास की प्रभु जाति की अवधारणा भी दिखाई दे रही है यहां पर कि पाटीदार गुजरात, डेविड हार्डीमैन ने सिद्ध किया कि पाटीदार क्या है? गुजरात के प्रभु जाति है। इसका मतलब अगर है कि एमएन श्रीनिवास को गुजरात के पाटीदारों पर किसने लागू किया, तो आंसर क्या? डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन भी प्रभु जाति की अवधारणा से जुड़े हुए माने गए। क्लियर है? इसी का आधार पर वो यहाँ, फर्क ये है कि डेविड हार्डीमैन ने उन्हें देश के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। क्लियर है? तो यहां कहते हैं कि प्रभु जाति के या प्रभु लोगों के अपने मूल्य हैं और इस प्रकार के मूल्य हैं कि निम्न वर्ग उन्हें आदर्श मानकर स्वीकार कर लेता है और इसलिए उच्च जाति के लोग ऐसे मूल्यों को इन्हें उनको नियंत्रित करने के लिए क्या ना करना पड़े? दवा का प्रयोग ना करना पड़े। तो ऐसा करने में ये लोग वहां सफल रहते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि कंसेप्ट उन्होंने क्या कहा है। ये देश में या कहिए कि भारतीय समाज में ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रभुत्व को सामाजिक मूल्यों से किसने जोड़ा, वो देखने की चीज है। ये अभी तक नहीं हुआ था, ये चीज अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शक्ति के साथ मूल्यों की संरचना, तो मूल्य किसके हैं? ये उच्च जाति के मूल्य हैं, जिसको निम्न जाति क्या कर रही है? अपना रही है। ठीक है? तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा उन्होंने क्या समझाया है? जनजाति और जाति अंतःक्रिया, इस पर कई लोगों ने चर्चा की, हम आगे हम भी लिखते हैं इसको समाजशास्त्र में। जाति, जनजाति, बिल्कुल, या जनजाति, जाति, सातत्यता, निरंतरता। तो डेविड हार्डीमैन का नाम इससे भी जुड़, क्योंकि आदिवासी किसका विरोध कर का? कौन है वो? मुख्य धारा के लोग ही तो हैं भाई। जमींदार और साहूकार कौन है? मुख्य धारा के लोग हैं। अब जैसे ही आए तो इस देवी मूवमेंट में क्या क्या जुड़ गया? मद्यपान का विरोध, मीट का विरोध और धर्म परिवर्तन का विरोध भी, क्योंकि पारसियों के साथ जुड़ने से यहाँ धर्म परिवर्तन की स्थिति भी दिखाई दे रही थी। तो देवी मूवमेंट में एक एंगल किसका निकला? धर्म परिवर्तन का भी दिखाई देता है। यद्यपि यहाँ पारसियों के अलावा मुस्लिम भी हैं जो धर्म परिवर्तन पर बल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 711 के बाद से पर किसका कब्जा था? मुस्लिमों का कब्जा रहा है। तो उस बेल्ट में अधिकांश जनजातियां कैसी हैं? मुस्लिम से। तो उसकी भी स्टडी कर डालते हैं इसके साथ। ठीक है? मैंने शुरू में कहा कि एक साथ क्या करेंगे, कई सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सामने अब दिख रहा है। क्लियर है? तो शक्ति मूल्य संरचना से क्या होता है कि आपको दबाव नहीं बनाना पड़ता, ताकत का प्रयोग नहीं करना पड़ता, आप ऐसे ही मान ली जाती। ठीक है? मतलब वही है, अधीनस्थ और उच्च। चलिए
अब आते हैं गुजरात के और एक पोर्शन में जहां उन्होंने स्टडी की है। ये तो मैंने किसकी बात कर दी, देवी मूवमेंट की, है ना। अब बात करते हैं द फीडिंग बनिया किताब। फीडिंग माने इसका हिंदी में दूध पूछा सकता है कि किसने माना कि निम्न जातियां उच्च जातियों को दूध देती हैं। तो फीडिंग का तो दूध खाना होता है ना, तो अगर हिंदी में पूछता है तो गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ दूध पिलाना सांकेतिक है, तो मतलब क्या है कि उच्च जातियों के लिए निम्न जातियां जो काम करती हैं, अपर कास्ट के लिए लोअर कास्ट जो काम करता है वो काम कैसा है, उससे उनको ताकत मिलती है, उनकी फीडिंग होती रहती है। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था भारत की। कौन फीड हो रहा है, जातियां। किससे फीड हो रही है, निम्न जातियां। ऐसी शक्ति संरचना और मूल्य संरचना बनी हुई है। तो बनिया का मतलब फिर वही महाजन। और वो कहते हैं कि आज से नहीं है, इस व्यवस्था का अब यहां एक क्वेश्चन और बन जाएगा, औपनिवेशिक संदर्भ। दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया को उन्होंने क्यों चुना अपने अध्ययन के लिए? दक्षिण भारत एशिया में ही औपनिवेशिक शासन सबसे स्ट्रांग फॉर्म में देखने को मिलता है। अंग्रेज आए और यहाँ के लोगों को क्या अंडर में ले लिया था, ये कहानी सबको पता है। तो इसलिए उनके अध्ययन में क्या और क्या दिख रहा है, कॉलोनियल रूल भी दिखने लगता है। तो जब कॉलोनियल रूल की बात करते हैं तो उच्च कौन हो गया, अंग्रेज, और निम्न कौन हो गए, भारतीय। कौन से भारतीय, वही जमींदार, महाजन और अन्य। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था का लाभ। डेविड हार्डीमैन आजादी के बाद तक लाते हैं कि आजादी के बाद सरकार ने कॉर्पोरेट्स में क्या किया, सहकारी बैंकें बनाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोली, लेकिन निम्न जाति के लोग क्या लेने नहीं जाते, कर्ज नहीं लेते। किससे कर्ज लेते हैं, इस बनिया से, जो बहुत महंगा ऋण देता है। इसके बावजूद बैंक सस्ता दे रहा नहीं लेंगे, किससे लेंगे, क्योंकि बनिया वर्ग या महाजन क्या कर रहा है, अपने आप को तैयार करता है, अपने तैयार करता है कि निम्न जाति जुड़ने मान। आई बात समझ में? इस तरह संरचना का विकास वो वहां देख रहे हैं। ठीक है, फीडिंग द बनिया। बनिया फीड कैसे हो रहा है, आज किससे नहीं लेना है, ऋण किससे नहीं लेना है, बैंक से, हमसे लो, हम तुम्हें सुविधा दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें शक्ति भी हासिल होगी। बैंक जाएंगे तो बैंक से शक्ति नहीं मिलेगी, बैंक मिलेगा। ठीक है, ऐसे हार्डीमैन मानते हैं कि समाज का उच्च वर्ग विकसित करता है, और अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने अपने आप को स्थापित किया भारत में, महाजन वर्ग ने, ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी कुल मिलाकर हार्डीमैन की रुचि ग्रामीण क्षेत्र में है। उनका मेन कंसर्न कहां रहा, जहां भी अध्ययन किया, जहां भी कॉलोनियल स्टडीज की, वो सब वहां के रूरल एरियाज की हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन है उनके सारे। क्यों, जो शक्ति संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं दिखेगी, परंपरागत रूप से दिखाई देगी। क्लियर है? अब कैसे पता लगता है कि निम्न वर्ग ने या अधीनस्थ वर्ग ने देश की आजादी में योगदान दिया? तो इसके लिए वो गांधी को आधार बना लेते हैं, क्योंकि जिस समय डेविड हार्डीमैन कहाँ है, खेड़ा में है, गांधी भी क्या है उस समय, खेड़ा में है। और आप जानते हैं कि इस आंदोलन में सदा रानी पराज का हाथ है ना, उस और आप ही नेता हैं, आज को ही रानी पराज कहा गया। याद होगा अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो, वो हिस्ट्री यहाँ मिलती है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ गांधी को, इसलिए बता रहा हूँ कि डेविड हार्डीमैन की रुचि गांधी में है, और आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए। डेविड हार्डीमैन ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी ने समाज के बिखरे, असंगठित, अजागरूक वर्ग का प्रयोग करके देश में राष्ट्रवाद का विकास किया। कैसे? गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा है, चंपारण। कौन है वहां पर, किसान। क्या जागरूक थे, असंगठित थे, सब थे, लेकिन गांधी ने किस तरह से टैक्स यूज की और उन्हें अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। एक साथ किसान गांधी के फेवर में दिखने लगते हैं। फिर गांधी कहां जाते हैं, खेड़ा, वहां भी किसानों की समस्या उठाते हैं, फिर किसान सपोर्ट में आ गया। फिर जाते हैं कहां, अहमदाबाद, मजदूरों को लेकर जाते हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है
कि गांधी भारत जब एंट्री करते हैं तो पूरा अध्ययन करके आए हैं कि देश को आजाद कराना है तो मुझे सबसे पहले भीड़, और भीड़ कहां से मिलेगी? मुझे निम्न वर्ग से मिलेगी। तो इससे होता है, गांधी आधार बनाकर हार्डीमैन कहते हैं कि इस देश की आजादी में गांधी ने किसका प्रयोग किया? समाज के अधीनस्थ वर्ग का प्रयोग किया, और उस वर्ग ने फिर देश को राष्ट्रवाद में कन्वर्ट कर दिया, या उनके अंदर राष्ट्रवाद जगाकर गांधी ने देश की वैश्विक शासन को उखाड़ फेंका। तो गांधी में रुचि नहीं है, गांधी के तरीकों में रुचि है। गांधी किस तरीके से इन भोले भाले लोगों को, मजदूरों को, किसानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ देने में सफल होते हैं। ठीक, और गांधी ने हर बार यही काम किया। गांधी ने की नब्ज पर हाथ रखा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सविनय अवज्ञा आंदोलन में मूल दांडी मार्च किस लिए हुआ था? नमक के लिए। नमक कौन नहीं खाता? गांधी चाहते कर सकते थे, लेकिन गांधी ने किसको टारगेट किया? तो गांधी को पता था कि नमक का मुद्दा उठाऊंगा तो हर देश का हर आदमी क्या करेगा? मुझे सपोर्ट करेगा, और गांधी को सपोर्ट मिला भी सविनय अवज्ञा तक। तो गांधी को हर उस मूवमेंट में सपोर्ट मिला जहां उन्होंने आम आदमी की समस्या उठाई, यानी निम्न वर्ग किया। ठीक है, तो डेविड हार्डीमैन का इंटरेस्ट गांधी से पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैंने अभी दिखाया था आपको, एरिया फिर से मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं पाटीदारों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से। यहां पर उन्होंने गुट समूह की अवधारणा दी है, ये याद रखिएगा, हम अलग से गुट समूह के बारे में बात करेंगे। गुट समूह की अवधारणा दी है, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है कि किसने माना कि भारत में गुट समूह औपनिवेशिक शासन की देन है? भारत में गुट समूह औपनिवेशिक शासन की देन है, कॉलोनियल रूल की देन है, डेविड हार्डीमैन मानते हैं। क्यों और कैसे? तो कहते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने नई नई चीजों को विकसित किया, उसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि सब चीजें नई थी ना, तो अपर कास्ट के पास भी बराबर मौका है और लोअर कास्ट के पास भी बराबर मौका है कि लाभ, तो जरूरी था, और उसी पोलराइजेशन का परिणाम था गुट बनना। बात समझ में आ रही है? किसी भी हित के लिए आप क्या हो जाएं? एकजुट हो जाएं, और दूसरे को नुकसान पहुंचाकर भी अगर प्राप्त करना पड़े लाभ तो मिल जाए। ठीक है, समूह दीर्घकाल तक चलते हैं, लेकिन गुट अपने उद्देश्यों हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गुट है तो गुट किसमें कन्वर्ट हो सकता है? लेकिन हमेशा राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जो लोग पॉलिटिकल एडवांसमेंट उनको गुट कहा जाता है। हाँ, पाटीदारों का अध्ययन करते हुए डेविड हार्डीमैन ने सिद्ध कर दिया कि पाटीदार यहाँ परंपरागत शक्तिशाली वर्ग तो है ही, लेकिन अब वो राजनीति में भी क्या हो गया है? शक्तिशाली। आजादी के बाद वो भी अब शक्तिशाली हो चुका है। ठीक है, कैसे? कि उन्होंने अपने को आए, जो वही नातेदार क्या है? जाति व्यवस्था के आधार पार्टियां। ये संभावना डेविड हार्डीमैन ने उसी समय समझ दी थी। भाई आज कई सारी पार्टियों के नाम के साथ ही जाति का नाम जुड़ जाता है, जाति का नहीं जुड़ता तो समूह का नाम जुड़ जाता है, और नहीं जुड़ता तो उनकी राजनीति के तरीके पता लगा, ये आपको बता देते हैं कि ये आदमी पॉलिटिक्स में किसका यूज कर रहा है? जाति का प्रयोग कर, अपनी जाति के लोगों को अपील कर रहा है। आ रही बात समझ में? आपने भारतीय राजनीति में नारे देखे होंगे, नहीं देखे तो आज सुनिए। कमल और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठीक, तो कमल यानी ब्राह्मण, तलवार माने कमल, और कलम दोनों कहा जाता है उसे, है ना। तो कलम किसके हाथ में है? ब्राह्मणों के हाथ में। तराजू किसके हाथ में? बनियों के हाथ में। तलवार किसके हाथ में है? क्षत्रिय। तो मारेगा कौन? निम्न जाति मांगे। तो जो ये अपील कर रहा है इसका मतलब वो निम्न जाति से होगा, और किसके लिए अपील कर रहा है? कि मेरे साथ आओ, मिलकर जूते मारेंगे। और फिर वो कहे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते तो कैसे माना जाए? आप बात समझ में आ रही ना? वो कहते हैं कि नहीं, हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते। कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते तो ये क्या है?
भूरा बाल लालू यादव साफ करो। बाल का मतलब भू माने भूमिहार, रा माने राजपूत, बा माने ब्राह्मण, ला माने लाला, इनको साफ करो। कौन? मध्य जातियां, ओबीसी जातियां क्या करें? इन सबको हटा दें। ये सब अपीलें दिखा रही हैं कि आप राजनीति के आधार पर लोगों को क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करें कि हम जाति की राजनीति नहीं करते तो फिर दुनिया या जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक है, सब जानते हैं कि सपा में कौन सी पार्टी कौन सी जाति डोमिनेट, जानते हैं कि बसपा में कौन सी जाति डोमिनेट करती है, सबको बेहतर ढंग से पता है। क्लियर है बात का? तो ये बात इससे पहले डेविड हार्डीमैन ने 60-70 के दशक में क्लियर कर दी है। ये तो कैस क्यों आई है? क्योंकि पाटीदारों ने अपने आप को पोलराइज किया है, एक झंडे के नीचे लाए हैं, और झंडा किसका नाम रखा है? अपनी जाति का रखा है। तो नातेदारी के आधार पर क्या बने हैं? गुट समूह बनते हैं। क्वेश्चन बना है कि नातेदारी के आधार पर गुट समूह का अध्ययन किसने किया है? डेविड हार्डीमैन ने किया। और पिछले 4-5 सालों में गुजरात की राजनीति दिखा रही है कि मामला कैसा हो गया है, बघेल वर्सेस पाटीदार, या बघेल और पाटीदार रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो पूरी भारतीय राजनीतिक पिक्चर को दिखा दिया, पूरे भारतीय समाज में अधीनस्थ और उच्चस्थ को दिखा दिया, देश की आजादी में उस वर्ग की भूमिका को दिखा दिया। तो एक बहुत बड़ा कैनवस लिया किसने? हार्डीमैन ने, और उसमें हर रंग भरने की कोशिश की है। मूल मुद्दा वही है, दलित के समय देश की आजादी। क्लियर है? तो ये है आपके डेविड हार्डीमैन। लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा? तो आप रट लेंगे, जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग खुली जाति है। ये गलत टाइप हुआ है, यहां जाति लिखिएगा इसको, ठीक है? जाति, कास्ट, ये डेविड हार्डीमैन का स्टेटमेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे।